Good morning, everyone. So, today we are going to start with the actual syllabus in this paper Basic Analytical Chemistry. So, first of all, let's we learn what is analytical chemistry. जैसा मैंने आपको कहा था कि जो आपको पहला यूनिट रहने वाला दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है. सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कंसर्न विद केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ मैटर. केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ मैटर मतलब जो मटेरियल आपके पास है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. इट डील्स विद द थ्योरी एंड टेक्निक्स और द मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस. कि कोई मटेरियल या सब्सटेंस आपको मिला, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको पहले सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उनकी कंपोजिशन डिटरमाइन करनी है कि किस किस लेवल तक उसमें वो प्रेजेंट है. तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एनालिसिस. अब एनालिसिस की जब बात आती है तो आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी. कई बार हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, कई बार हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की. तो ये दोनों एस्पेक्ट आपके बड़े क्लैरिटी के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाने चाहिए कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है. थोड़ा सा तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी की बात होगी और क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी की बात होगी. सो जैसा यहाँ पे लिखा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन व्हाट इज़ इट. आपको कोई सब्सटेंस दिया जाता है, यू विल ट्राई टू नो व्हाट इज़ इट कि ये क्या चीज़ है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या ये कोई स्मेल वाली चीज़ है, कलरलेस है, ओडरलेस है. ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आपको एक जनरल हिंट दे रही है कि किस तरह का सब्सटेंस का नेचर है. फिर आपको पता चल गया कि ये सब्सटेंस कलर्ड है या कलरलेस है या स्मेल देने वाला है, ऑर्डरलेस है. आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ गिवन मटेरियल. सो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि आप उसकी क्वांटिटी भी मेजर कर रहे हो. कि अगर आपको सपोज एक मिक्सचर दिया जाता है जिसमें कि एक ब्लू कलर का कोई सॉलिड मिक्स किया हुआ है वाइट के साथ, और उसमें कोई एक रेड कलर का सॉलिड भी, मतलब कोई तीन सॉलिड्स का मिक्सचर है जिसमें एक का कलर ब्लू है, एक का वाइट है और दूसरे का रेड है. तो अब आपको ये तो कलर देख के पता चल गया कि इसमें तीन तरह के हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी. आपने फटाफट से बताया कि इस पर तीन सॉलिड्स का मिक्सचर है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है और एक वाइट कलर का है. बट अब आपसे पूछा जाता है कि ब्लू कलर का अमाउंट कितना था. फॉर एग्जांपल आपको 1 ग्राम सैंपल दिया, आपसे पूछा गया कि 1 ग्राम सैंपल में से ब्लू कलर का अमाउंट आप निकालिए, फिर रेड का भी निकालिए और वाइट का अलग अलग से निकालिए. सो दैट पर्टिकुलर एनालिसिस जहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी भी मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्वांटिटी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सॉरी. सो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे जो हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं मटेरियल के, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, उनकी एक्चुअल कंसनट्रेशन कितनी है टोटल मटेरियल में, उस हिसाब से. फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको कहा कि तीन तरह के कंस्टिट्यूएंट थे. मान लो आपके पास जो सॉलिड का मिक्सचर था उसमें ब्लू कलर भी था, रेड भी था और वाइट भी था. तो आपने देखा कि उसमें जो ब्लू कलर सपोज था वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, तो उसको हम कहेंगे मेजर कंस्टिट्यूएंट. जो थोड़ा कम अमाउंट में होगा उसको कहेंगे माइनर कंस्टिट्यूएंट, और जो बिल्कुल ही कम अमाउंट में होगा दैट इज़ कॉल्ड ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट. अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा और कौन सा ट्रेस होगा. तो इसके लिए जो हमने जनरल एक टर्म और क्राइटेरिया डिसाइड किया है, दैट इज़ इफ़ द कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज़ हायर देन 1% इन द टोटल मटेरियल. कि टोटल मटेरियल में जो कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसकी जो कंपोजिशन है वो 1% से ज़्यादा है, सो दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड मेजर कंपोनेंट. अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी कंसनट्रेशन 0.01 से 1% के बीच में लाई कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड माइनर कंपोनेंट और माइनर कंस्टिट्यूएंट. इफ़ देर इज सम component which have composition less than 0.01%, that particular component will be called now trace constituent. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे डिसाइड करते हैं, माइनर को कैसे डिसाइड करते हैं और ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे डिसाइड कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब इसमें सिंपल सी बात समझने की ये है कि आप सोच के चलिए कि जितनी भी ब्रांचेस हमने यहाँ पे शो की हुई है, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ थ्रू दीज डबल हेडेड एरोस,
इसमें हर एक ब्रांच में आपको लग रहा है कि हम बिना एनालिटिकल केमिस्ट्री के काम चला सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। केमिस्ट्री में एनालिसिस होती है, फिजिक्स में एनालिसिस होती है, मटेरियल साइंस में एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जूलॉजी बॉटनी में हमारे को एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन कितना है, एयर पोल्यूशन का लेवल क्या है, वाटर पोल्यूशन का लेवल क्या है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है, और जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी डाइवर्स फील्ड्स हैं, उन सब में एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का नेचर है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये कोई प्रॉपर्टी केमिस्ट्री वालों की भी नहीं है, फिजिक्स वालों की भी नहीं है, बायोलॉजी वालों की भी नहीं है, इसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। दैट इज़ वाई द नेचर ऑफ दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो इस पर नोट लिखने को आ सकता है। ये मैंने आपको जनरल कंसेप्ट आपके माइंड में डाल दिया। बाकी जो कंटेंट इसमें ऐड करने का है, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें लिखना क्या है, उसका जो कंटेंट है वो सफिशिएंटली आपके बुक में दिया हुआ है। आप मॉडर्न वगैरह की बुक जो भी आपको कन्वीनियंट लग रही होगी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो एक जनरल हमारी किसी चीज़ सब्सटेंस के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि जो हम बात कर चुके हैं पहले। क्वांटिटेटिव की जब बात करें तो हमने क्वांटिटी मेज़र करनी है वहाँ पे। तो क्वांटिटी मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टेप्स क्या क्या हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के। तो कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दिए हुए, मैंने वहीं से आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट द मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लैब्स में टाइट्रेशंस करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट की या आप मैग्नीशियम या कैल्शियम की टाइट्रेशन करके बताओ कि मैग्नीशियम का अमाउंट कितना था हार्ड वाटर में, या कैल्शियम का अमाउंट कितना था हार्ड वाटर में। उसके लिए आप मेथड चूज़ करते हो। सबसे पहले मेथड कोई भी हो सकता है, जैसे कि टाइट्रीमेट्री होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तो आपकी चॉइस है वो। आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, कोई और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं जिसमें आप सैंपल ऐड करोगे और आपको एकदम से दिखा देगा डिजिटली कि ये जो इसमें मैग्नीशियम इतना mg पर लीटर प्रेजेंट है। तो आपका मेथड ऑफ चॉइस डिफ़र कर सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है। सो दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ सैम्पलिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसकी हम बात करेंगे अभी। सैम्पलिंग किसकी करनी पड़ती है, जिस मटेरियल को हमने एनालाइज करना है उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब पूरा का पूरा मटेरियल तो लैब में नहीं ले जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम सैंपल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है एनालिसिस में। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल। अब मोस्टली जो एनालिसिस है वो परफॉर्म होती है लिक्विड मीडियम में। तो लिक्विड मीडियम में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको लिक्विड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल। नेक्स्ट इज चेंजिंग द एनालाइट इनटू अ फॉर्म सुइटेबल फॉर मेजरमेंट। फिर अब हमें उसको उस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा जहाँ से हम उसको बड़ी इजीली एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई सॉलिड चीज़ थी, उसको हमने डिसॉल्व किया, हमें पता चला कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इतनी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हम उसको फर्दर डाइल्यूट करते हैं, अब ऑब्वियसली इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट, नॉन अमाउंट में, और फिर उस डाइल्यूट सोल्यूशन को हम एज सैम्पल यूज़ करते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। सो दैट इज़ कॉल्ड चेंजिंग द एनालाइट इनटू अ सुटेबल फॉर्म। नेक्स्ट इज़, जब सब कुछ हो गया अब हम करेंगे कैरिंग आउट द मेजरमेंट। अब हम उसको मेज़र करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो निकलेगी। अब नेक्स्ट इज, जब सारी मेजरमेंट हो गई, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन आपके पास आ चुकी है, नेक्स्ट टास्क इज द टास्क ऑफ कैलकुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा। इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। तो जैसे ही आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है, फिर आप कैलकुलेशन करके अपनी एनालिसिस ख़त्म करते हो, फिनिश करते हो, जहाँ पे आपने रिजल्ट रिपोर्ट करना है। तो ये जो मैंने 3-4 मेथड आपको बताए हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है सैम्पलिंग, और दूसरा कैलकुलेशन और इवेल्युएशन ऑफ डाटा, यानी सेकंड और सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्या मतलब है, सैम्पलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट इज़ सैम्पल पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। सैम्पल इज़ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द बल्क मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि कोई एक फील्ड है, खेत है कोई, और उसकी मिट्टी जो है, जो उसकी सॉइल है, उसकी आपने पीएच मेजर करनी है।
तो अब एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे खेत की सारी मिट्टी उठाई और उसको लैब में ले गए। एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा पोर्शन उठा के लाना पड़ेगा, मुट्ठी भर मिट्टी उठा के लानी पड़ेगी खेत से जिसकी आप एनालिसिस कर रहे होंगे। सो दैट फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट ऑल द कंपोनेंट ऑफ द बल्क मटेरियल इज कॉल्ड सैंपल। लेकिन कंडीशन ये है कि अब आप वो मिट्टी की जो मुट्ठी उठाओगे वो कहाँ से उठाएंगे, कॉर्नर से उठाएंगे, खेत के उस कॉर्नर से उठाएंगे, इस कॉर्नर से उठाएंगे, सेंटर से उठाएंगे। हो सकता है कि जो पीएच की कंपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट हो। इसीलिए कहते हैं कि सैम्पलिंग का जो काम है वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। सैम्पलिंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड क्रूशियल स्टेप ऑफ एनालिसिस, क्योंकि हो सकता है आपको पीएच मेजर करनी थी, आपने किसी सेंटर से उठा लिया, लेकिन आपने देखा कि जो सेंटर में पीएच थी वो ऑप्टिमम थी ग्रोथ के लिए, बट आप देख रहे होंगे कि कॉर्नर्स पे जो पीएच आई होगी वो किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल या क्रॉप की जो ग्रोथ थी उसके लिए सूटेबल नहीं थी। तो दैट इज़ वाई सैम्पलिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर सैम्पलिंग सही होगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये गड़बड़ चल रहा है, अगर सैम्पलिंग सही नहीं होगी तो आपके रिजल्ट फॉल्टी आएंगे। सैम्पलिंग इज़ ईजी फ्रॉम द होमोजीनियस मटीरियल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ द मटीरियल टू बी एनालाइज्ड इज हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब आपको पता है। होमोजीनियस का मतलब है कि जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है, हेटेरोजीनियस जहाँ पे थ्रू आउट कंपोजिशन डिफ़र कर रही है कि एक कॉर्नर में कुछ और कंपोजिशन है, दूसरे कॉर्नर में कुछ और कंपोजिशन है, सेंट्रल पार्ट में कुछ और कंपोजिशन है। तो उस सिचुएशन में सैम्पलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सॉइल का एग्जांपल दिया, क्योंकि जो आपका फील्ड था उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीएच की सॉइल थी, तो वहाँ पे सैम्पलिंग थोड़ी मुश्किल होगी। एट द सेम टाइम अगर आपको कहा जाता है कि आपने किसी वाटर की पीएच फाइंड आउट करनी है, तो वाटर की पीएच फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि जो वाटर क्या है एक होमोजीनियस सिस्टम है, उसमें जो पीएच होगी, तो अगर आप किसी लेक में जाएंगे तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जितनी एक कॉर्नर में पीएच है उतनी ही सेंटर में होगी, उतनी ही किसी दूसरे कॉर्नर में होगी। मोर ओवर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सैंपल कलेक्ट भी करते हैं तो आप उसको मिक्स करके उसकी एक एवरेज पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होमोजीनियस मटेरियल की सैम्पलिंग इजी है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट क्रूशियल थे जो अंडरस्टैंड करने के थे, जिन पर बात होनी चाहिए थी वो मैंने कर दी है। इसमें भी आप कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हो अपनी बुक से, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बुक से।